राज भाई, इसमें दोनों चीजें कि क्या क्या सबक छुपे हुए हैं। सबक पर हम बात करें, जम्मू कश्मीर भी आपने देखा और हरियाणा भी, दोनों पर, जो अभी अश्विनी जी भी बात कर रहे थे। धन्यवाद संजीव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों प्रदेशों से सबक है। आखिर चुनाव आयोग किस स्तर तक और कब तक हेल्प करेगा किसी भी सरकार की। चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं होती, लेकिन हरियाणा में जो उसने एक 12वें खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाई वो अटपटी लगती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव आयोग उसकी 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 रक्षा करता रहेगा, उसका लाभ बीजेपी को देता रहेगा? पहली बात तो ये है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने भीतर मंथन करने का समय है कि वो जनाधार और अच्छे कार्यों जो उनसे अपेक्षाएं होती हैं उन पर अगर वो आगे ध्यान देंगे तो शायद बेहतर होगा। अभी जैसे आपने अनिल विज की जो बाइट चलाई, वो अनिल विज जो कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी का, अगर भाई मनोहर लाल जी इतने ही बढ़िया काम कर रहे थे तो चुनाव से इन पहले आपने हटाया क्यों उनको? और लोकसभा चुनाव में क्या हो गया था? तो ये सारी जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी में असल में तीसरी बार आने के बाद ये हो गया है कि हर पार्टी हारने के कारणों पर मंथन करती है, लेकिन जीतने के बाद वो भूल जाती है। अगर हारती है तभी मंथन होता है, जीतने के बाद वो नहीं करती है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, अभी पवन खेड़ा ने जो आपने बाइट सुनाई उनकी, पवन खेड़ा कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा वक्त था जब पवन खेड़ा को नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी और इन दोनों को चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने, अगर उनके पास ठोस सबूत हैं और अगर वो चार्ज मशीनें थी, तो सुबह 8:30 बजे 9 बजे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? उन्होंने बताया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सुनी, उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही काउंटिंग के लिए लाई गई मशीनें, काउंटिंग के लिए वो मशीनें जैसे ही, और जब दिखा उनको कि 99% है, 95% है, 96 है, और उनका ये लगातार कहना कि जहां जहां हमने ये पाया, हमने सब जगह शिकायत की, उसकी रिसीविंग हमारे पास है। 12 से 14 सीटों की उन्होंने कहा हमारे पास शिकायतें आ चुकी, बाकी हम इकट्ठा कर रहे हैं और कल फिर प्रेस के सामने आएंगे। तो उन्होंने कहा हमने काउंटिंग शुरू होने के ठीक पहले अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी थी। मैं वही कह रहा हूं संजीव कि जो सुबह उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी, रिसीविंग ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मीडिया में और हम सब लोगों को तो नहीं मालूम था 12 बजे तक। जी, क्या 12 बजे तक हमें और आपको मालूम था? नहीं मालूम था। जब छोटी से छोटी चीजों पर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये चार्ज मशीनें ली, तो सुबह 9:30 बजे ही चुनाव आयोग के ऊपर एक नैतिक दबाव आ जाता, लेकिन ये आप नहीं कर पाए। ये पार्टी के साथ में कुछ समस्या है कि ये लोग बहुत आक्रामक एक सीमा के बाहर नहीं हो पाते। लेकिन चलिए, हरियाणा तो एक तरह से, जैसे आपने कहा कि अब सबक तो यही है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए सबक है और कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि हरियाणा में सीखना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि अब आते हैं हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अभी अश्विनी जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया, लेकिन मैं थोड़ा सा और उसके आगे कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव पर केवल भारत की नजर नहीं थी, जम्मू कश्मीर के चुनाव पर सारे विश्व की नजर थी। जब तक कांग्रेस की सरकारें हुकूमत में रहीं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं थोड़ा सा, ये द्विपक्षीय मसला समझा जाता रहा। लेकिन हाल के 10 वर्षों में पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में कामयाब हुआ है, उसने मिडिल ईस्ट की दिलचस्पी बढ़ा दी है, उसने अमेरिका की दिलचस्पी उसमें बढ़ाई है, और जो बहुत झीने आवरण में छिप करके जो बात करते थे वो खुलकर बात करने लगे। तो कश्मीर पर निगाह सबकी थी। और दूसरी बात यह है कि अब पराजय के जो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अश्विनी जी ने बताया कि जम्मू में जो उनको कामयाबी मिली, इसका अर्थ यह है कि पार्टी बहुत साफ अर्थ है, और उन्होंने खुद गिनाया कि कश्मीर में काम अच्छे किए थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर नहीं बल्कि मजहबी विभाजन के आधार पर चुनाव जीता करती है।
और ये पार्टी कब तक मगर इसको जो है काम की उपेक्षा करती रहेगी? कब तक वो इस देश के बेरोजगारों की उपेक्षा करेगी? कब तक महंगाई की उपेक्षा करेगी? कब तक वो जो है इस तरह से करप्शन जिस तरह से फैल रहा है उसकी उपेक्षा करेगी? धर्म एक ऐसी अफीम है, लेकिन हरदम धर्म के आधार पर चुनाव जीते नहीं जा सकते। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात अभी अश्विनी जी शायद ज्यादा बताएंगे। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से खाता खुला है, और हम लोग हमेशा ये मानते रहे हैं अपने बहसों में, अपनी चर्चाओं में, कि आम आदमी पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम रही है। वो वहीं जाती है जहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब ये पता लगेगा, क्योंकि मेरे पास अभी वो आंकड़ा नहीं है कि आम हम आदमी सबको पार्टी ने हम किस सबको इंतजार है कि हरियाणा में कहाँ का कितना नुकसान पहुंचा है, हम सबको इंतजार। जी किस किस इलाके में कितना आम आदमी पार्टी को वोट मिला, क्या उस वोट के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो ये कांग्रेस के लिए दूसरा सबक है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा। भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर एक और बात है भाई साहब, कि देखिए, एक मैं काम की बात जो कर रहे थे, लेकिन मैं फिर सुबह भी हमने आपकी चर्चाओं में दोहराया जी था, आप मतदाता को लूट कर और आप मतदाता से वोट नहीं मांग सकते। आपने क्या किया? जितने राज्यपाल ने जिस निरंकुशता के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनाधार नष्ट किया, उसने बहुत डेंट किया है। राज्यपाल ने बीजेपी के नेताओं की सुनी नहीं। तो एक कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है। दूसरा, लद्दाख आपने उसको अलग कर दिया, काट दिया। अनुच्छेद 370 का मामला अपनी जगह है कि वो आपने छीन लिया। विधान परिषद आपने जम्मू कश्मीर से छीन ली। जम्मू का दरबार आपने छीन लिया, जैसा कि अश्विनी जी ने अभी कहा कि 5,000 कर्मचारी होते हैं, उनके परिवार वहां जाते हैं, 6 महीने सरकार वहां से चलती है, और 6 महीने के जो फायदे होते हैं, आर्थिक फायदे होते हैं, कारोबारी फायदे होते हैं, राजनीतिक फायदे होते हैं, लोगों के काम, जम्मू इलाके के लोगों के काम, प्रशासनिक काम वो हो जाते हैं। तो वो जो है, वो एक आपने वो छीन लिया। अब इस ऐसी स्थिति में आप देना ना जाने और केवल मजहब के आधार पर वोट लेना जाने, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई बहुत सुखद संकेत नहीं है। सरकार किसी की भी बने, पीडीपी ने निश्चित रूप से अपनी आत्महत्या की है, पीडीपी की ने अपनी साख गिराई है, लेकिन पीडीपी का कोई इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसा तो नहीं था कि जानती नहीं थी। पीडीपी, आपको याद है कि पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जो है, उनके पिताजी 1989 में जब कश्मीर समस्या बहुत गंभीर हुई थी, तब भी वो उस सरकार में गृह मंत्री थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। और उनकी जब बेटी का अपहरण हुआ था, रूबिया सईद का, तब आतंकवादियों को छोड़ा गया था। तो पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन अब लोगों को आप बरगला नहीं सकते, लोगों को आप गाल बजा करके और लोगों से वोट नहीं ले सकते। ये एक बड़ा सबक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको भारत की प्रतिष्ठा की चिंता करनी पड़ेगी। इसमें मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आने से इस इलेक्शन की थोड़ी सी साख और इज्जत बची है, और लोगों ने देखा है कि भारत में चुनाव ठीक ठाक ढंग से हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राज भाई, आप चूंकि जाना है तो एक छोटा सा सवाल आपसे और कर लूंगा, फिर आपको, चूंकि आप बता रहे थे कि आपको दूसरी डिबेट का आपने टाइम दिया है। अब ये जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सफलता मिली है महाराष्ट्र में, जैसे भी अश्विनी जी ने कहा, उस मुतालिक मैं सवाल करना चाहूंगा कि वो जो हिंदू और मुस्लिम वाली बात उन्होंने कही कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस चलेगी तो उसे बहुत डेंट हुआ जम्मू में। तो अब ये महाराष्ट्र का चुनाव, जिसको कि इन्होंने पूरी तरीके से फिर उसी ओर ले जाके खड़ा कर दिया है, मोहन भागवत जी ने मोहर लगाई है उस पर कि एक हो जाइए हिंदू राष्ट्र। तो अब कितना इसमें वो जो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है, झारखंड में कुछ ना कुछ नजर आएगा। छोटी सी टिप्पणी आप। जी जी, अच्छी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, और संकेत देखिए ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जिन सहयोगी छोटे और प्रादेशिक दलों का साथ लेती है, उनको वो नष्ट कर देती है। आपको याद है जेपी नड्डा ने एक बात कही थी कि आने वाला समय अब छोटी और प्रादेशिक पार्टियों के भविष्य का नहीं है। आप नहीं है, देखिए नहीं है। हरियाणा में जिस पार्टी ने उनको समर्थन दिया था खत्म हुई, जब सरकार बनाई थी, उस पार्टी की जी, आज क्या स्थिति है? कश्मीर में जिस पार्टी ने के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई थी, आज उस पार्टी की क्या स्थिति है?
तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपने सहयोगी छोटे दलों को खा जाता है। अब महाराष्ट्र का उत्तर इससे जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना का जो गुट है, जो एनसीपी का जो गुट है, वो जो बीजेपी के साथ है, वो गुट अब देखिएगा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा और महाराष्ट्र में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो एक अलग नाते से कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बात कह रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जानते हैं कि अब आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर भी उनका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर तकरीबन 40% लोग जो पदों पर हैं वो आरएसएस से गए हुए लोग हैं। और जब जेपी नड्डा ने ये बयान दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तब उन आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो अभी बीजेपी में है, किसी ने मुंह तक नहीं खोला था। तो इसका अर्थ यह है कि कोई ना कोई एक आंतरिक द्वंद्व है जो आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में उसका असर दिखाएगा। झारखंड में तो रघुवर दास को बनाया ही था, वो भी आरएसएस के थे, और झारखंड में तो फिर भी आरएसएस की अपनी कल्याण आश्रम और वनवासी आश्रम और इन सब कुछ उनका नेटवर्क है। महाराष्ट्र उनका गढ़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार संघ भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सहायता करने के मूड में नहीं है। आने वाले नतीजे इस बात का संकेत होंगे, क्योंकि देखिए दोनों और ये एनसीपी और शिंदे वाली शिवसेना, इन दोनों को अगर 15 दिनों का 20 दिनों का आप देखें आंकड़ा, तो पता चलता है कि शिंदे के लोग छूट कर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अजीत पवार तो खुल के कह चुके हैं कि मैंने चाचा से अलग होकर गलती की। हिंदुस्तान में टूटता हुआ कुनबा कोई मतदाता स्वीकार नहीं करते, तो अजीत पवार ऐसा कह चुके हैं। तो आप गणित लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव आज से जब होंगे, जब चुनाव, तो वो किस दिशा में जा सकते हैं। जी।